lovelies, welcome back to my channel, and I'm Kajal, currently nursing officer in AIMS Delhi. And first of all, a big thank you to each one of you for showing so much love to my previously uploaded video. I am very thankful, I would say, and I'm very motivated. The love that you have shown to it. So today's video will be of utmost important because in this video at the end I'll be showing you my scorecard of NORCET 9 of prelims and mains. So as we know कि NORCET 10 almost आ ही है पास, इतने ज़्यादा डेज हमारे पास बचे नहीं हैं. एंड मोस्टली जो प्रॉब्लम सबको इस टाइम पे आ रही है वो ये है कि देयर मार्क्स आर स्टक अराउंड 50s आई गेस, और नेगेटिव 27, 28, 30 तक आ रहे हैं. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा स्कोर स्टक हो चुका है, हमारे नेगेटिव कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, एंड इट इज़ क्रिएटिंग फियर एंड एंग्जाइटी अमंग ऑल ऑफ यू. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. तो अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं तो आई वुड से कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है. अगर अभी पैनिक करोगे तो जितने नेगेटिव हो रहे थे उससे ज़्यादा नेगेटिव करते चले जाओगे और स्कोर उतना ही डाउन होता जाएगा. तो पैनिक सबसे पहले नहीं करना है. ओके, सो नेगेटिव क्वेश्चंस होने का रीज़न क्या है, ठीक है? तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. फर्स्ट रीज़न इज़ कि आप मॉक टेस्ट एक रियल टाइम सिचुएशन में दे ही नहीं रहे हो. आप मॉक टेस्ट दे रहे हो जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में, या तो कभी बैठ के सो के, ठीक है, जब मन करा देने का दे दिया, अभी टाइम बचा थोड़ा सा तो दे देती हूँ, ख़त्म करती हूँ. ये सिनेरियो में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो. जब तक एक रियल टाइम सिनेरियो लेके नहीं बैठोगे, एक प्रॉपर 90 मिनट्स का मॉक टेस्ट देने के लिए नहीं बैठोगे विद प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, तब तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी. मैंने खुद का ये पैटर्न इम्प्रूव करा था. मेरी नेगेटिव में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मेरे को देखने को मिला था. तो प्लीज़ ट्राई टू डू इट. मॉक कभी भी चलते फिरते या निपटाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं देना है, प्रॉपरली देना है. सेकेंड इज मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस. ये मैं बोल रही हूँ, ऐसा आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, बट एनालिसिस सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और अगेन मॉक टेस्ट की तरह ही एनालिसिस में भी टाइम देना है. ये नहीं कि एनालिसिस इसलिए करा, अच्छा ये दिक्कत थी, ठीक है अगली बारी याद रखूंगी, और बस देख के हटा दिया. ऐसे नहीं करना है. हमें नहीं याद रहता बाद में, और कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है वो तो कॉन्सेप्ट्स देखने ही देखने हैं. जो क्वेश्चन नेगेटिव में गया है वो क्यों गया है, तुम्हें क्यों लगा वो आंसर था और वो क्यों आंसर नहीं था, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. उस कॉन्सेप्ट को छोड़ नहीं देना है ऐसे ही. तो एनालिसिस हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमारे जो थ्योरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए थे उनको हम क्लैरिफाई करें. तो उनको क्लैरिफाई करो, उनको छोड़ो मत कि मेरे पास इतने दिन कम बचे हैं तो अभी मैं सिर्फ देख के निकाल दूंगी और बस फिर मुझे बाद में तो याद रह ही जाएगा. ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. उस चीज़ को टाइम वेस्ट मत समझो. मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट एनालाइज करना को टाइम वेस्ट मत समझो. थर्ड थिंग इसी से को रिलेटेड है कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे मॉक के साथ कर रहे हो विद टाइम सेट जो टाइमर होता है उसके साथ, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो. रीड इन बिटवीन द लाइंस. एवरी ऑप्शन, एवरी स्टेटमेंट, हर एक वर्ड तुमने अच्छे से पढ़ना और समझना है. और मॉक टेस्ट के साथ तो आप टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है कि हमारे पास टाइम भी कम है बट हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, ऑप्शन अच्छे से पढ़ें और आंसर अच्छे से दें. जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना बीच में नॉट लिखा होता है, एक्सेप्ट लिखा होता है, यही वर्ड्स हम छोड़ते हैं और फिर हम आंसर गलत मार्क करके चले आते हैं. और नेक्स्ट वन थिंग जो मैंने देखी है वो होती है वन लाइनर्स में, जहां हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि अच्छा इसका तो मुझे आंसर आता है, तो एक ऑप्शन पढ़ा, बाकी के 3 ऑप्शन पढ़े ही नहीं और एक पढ़ के ही मार्क कर दिया, चाहे वो आंसर हुआ भी नहीं उसका. तो ये चीज़ मत करो. फोर्थ इज अभी तक मेरे को लगता है कि थ्योरी तो तुम्हारी कंप्लीट हो ही चुकी है ऑलमोस्ट सबकी, ठीक है. अगर रहती भी है तब भी पैनिक नहीं करना है. जो रह गया है और तुम्हें लगता है हाई यील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, जैसे मैंने छोड़ा था ईसीजी एंड के लिए, ठीक है, तो मुझे याद था कि मुझे ईसीजी करना है और मेरे पास डेज जो एंड के थे उन्हीं में करना है. तो अगर ऐसा कुछ छोड़ा है जो इम्पॉर्टेंट है और पहले नहीं करा है, उसको पहले रिवाइज करना है.
बाकी चीज़ें सेकेंडरी रिवाइज हो सकती हैं, बट जो छोड़ दिया है पहले से उसको तो निपटा लो रिवीजन में अभी भी, ठीक है। और जो हाई हिल टॉपिक्स हैं उनको प्लीज़ देख जाना कि वो तुम्हारे सारे पूरे होने चाहिए। जो भी तुम्हें अंदर से लग रहा है ना कि यार मेरे को ये पढ़ लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है और मैंने नहीं करा है पहले, या फिर मैं भूल गई हूँ, उसको छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एंडोक्राइन के कुछ टॉपिक थे जो मैंने छोड़ रखे थे, और यू वॉन्ट बिलीव प्रीलिम्स में सुबह सुबह पढ़ के गई थी और क्वेश्चन आया था प्री में। तो ये याद रखो। फिफ्थ थिंग जो मैंने शायद पहले भी अपने उस पॉडकास्ट में भी बोली थी कि पीवाईक्यूज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पीवाईक्यूज, स्ट्रेट पीवाईक्यूज भी आ जाते हैं, या फिर जो पीवाईक्यूज रिलेटेड टच टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो प्लीज 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 पीवाईक्यूज जो तुमने कर रखे हैं जिन्होंने भी, आई होप कि उनसे टच टॉपिक्स भी तुमने अच्छे से पढ़े हैं, और ऐसे पढ़े हैं कि अगर उसमें से वो ट्विस्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन दें इस नॉर्सेट में तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यूज विल हेल्प यू टू गेन मार्क्स ऑफ कोर्स, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन आ जाता है भाई, पिजन बॉटल वाला सेम क्वेश्चन था, और भी 2-3 क्वेश्चंस और थे, मुझे भी याद नहीं है, बट थे पीवाईक्यू से स्ट्रेट 3-4 क्वेश्चंस थे, और ऐसे आते हैं। तो अगर पीवाईक्यूज भी कर जाओगे तो कहीं ना कहीं अपना स्कोर बढ़वा सकते हो अच्छे से। बिकॉज इन एन एग्जाम लाइक नॉर्सेट जहाँ इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सीट्स इतनी कम है, 1 मार्क ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ओके, तो प्लीज प्लीज जो भी मैंने बोला है उस पर फोकस जरूर करो। उसको ऐसे मत सोचो कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैंने खुद वो फेस करा है इसलिए बता पा रही हूँ। सो अब जब हम नेगेटिव की बात कर ही रहे हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना, या मॉक भी देते हो घर पे, तो ये चीज़ कोशिश किया करो कि जैसे आपके पास 18 मिनट्स का टाइम होता है फॉर 20 क्वेश्चंस, तो उन 20 क्वेश्चंस में छांट लिया करो जो तुम्हें आते हैं ना, मतलब जिनमें तुम 101% श्योर हो, उनको फटाफट पहले निपटाओ अच्छे से रीड करके। बट ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले वो निपटाने हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, उनको अलग रख देना है। एंड थर्ड केस सिनारियो में वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड के साथ खेलते हैं कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, बाकी दो हमने एलिमिनेशन से हटा दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे सिनारियोज में आपने क्या करना है जिनमें आपको डाइसी लगता है ना, ठीक है, तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उस क्वेश्चंस को लेके क्लियर, जो भी आप लगा सकते हो वो आपने लगा लिए, ठीक है, वो आपको डाइसी लग रहा है, तो उन डाइसी के इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो एक तो कि जितने आपने श्योर शॉर्ट आंसर करे हैं, ठीक है, जिनमें आपको लगता है कि ये तो आंसर सही है, उस सेक्शन में वो कितने हैं, ठीक है, उनका वेटेज कितना है। उसके अलावा जितने आपको नहीं आते हैं उनका वेटेज कितना है, और फिर ये डाइसी वाले हैं जो रिस्क टेकिंग क्वेश्चंस में आते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपका बैलेंस कर रहा है, ये चीज आपको खुद करनी पड़ेगी एग्जाम में, हर सेक्शन का तुम लिख सकते हो अपने एडमिट कार्ड पे कि इस सेक्शन पे मैंने कितने ठीक करे हैं जो मुझे पता है, कितने मुझे नहीं आते हैं, और किनमें मैं डाइसी हूं कि ये तो ये हो सकता है। रिस्क इन क्वेश्चंस का तब लेना है जब आपको लगेगा कि रिस्क लेके भी आप उस सेक्शन में क्वेश्चंस इनफ अटेम्प्ट कर रहे हो और क्वेश्चंस आपके सही भी हैं, ठीक है। इन सिंगल लाइन अगर बोलूं तो जो रिस्क टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं वो तभी अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको लग रहा है कि आपने इनफ क्वेश्चंस राइट करे हैं, ठीक है, आप एक सेफ स्कोर में लैंड करने चाहिए, मेन मोटिव हमारा इतना ही है, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि वो छोड़ ही देने हैं, वो उनका रिस्क लेना है, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। So now moving to the scorecards, and these are my scorecards. तो इनका मोटो सिर्फ इतना है, ये फ्लेक्स करने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए है कि मेरा ये स्कोर कार्ड था, इतने क्वेश्चंस राइट थे, इतने नेगेटिव थे, एंड देन आई गॉट दिस मच परसेंटाइल एंड दिस वाज माय रैंक। तो सो दैट यू कैन गेट अ वेग आइडिया कि अगर तुम इस कैटेगरी में फॉल करते हो या इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, इतने रॉन्ग करते हो, तो तुम कहाँ लैंड कर सकते हो। एंड नोबडी इज परफेक्ट, नेगेटिव होने ही होने हैं, मैंने पहले भी बोला है कि 20-25 नेगेटिव होने के बाद यू शुड लैंड इन द सेफ स्कोर। मेन मोटिव सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सिनेरियोज होते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं, हम आता हुआ क्वेश्चन गलत कराते हैं, चाहे हम पैनिक हो चाहे ना हो, ठीक है, या क्वेश्चन हम ढंग से रीड नहीं कर पाते, या टाइम खत्म हो जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं।
तो नेगेटिव जाते ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हो रहे हैं तो हम पैनिक हो जाएंगे और हम सोच लेंगे यार हमारा तो होगा ही नहीं। डीमोटिवेट मत करना खुद को कभी इस बात से। नेगेटिव होना इज वेरी नॉर्मल, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट perfect, okay? Just remember this thing. So this was all about today's video and I hope you find it more useful. Comment down in the comment section which video you want me to upload before you people appear for your prelims exam. I will definitely make a video on it. Until then, keep practicing, keep giving mock tests and keep revising the concepts जो तुम्हारे unclear हैं और जो topic छोड़े हैं please उनको पढ़ लो, अभी भी time है. And till then, please following Beyond Bandages on YouTube and Instagram and keep loving and keep sharing. Bye bye.